प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार पिछले क्लास में आपसे साइमन आयोग और ये जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा की थी और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइमन आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा नवंबर 1927 में की गई थी और साइमन आयोग की नियुक्ति ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। क्योंकि इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि 1922 से 26 के बीच में भारत में राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ी थी और इनके कमज़ोर पड़ने का मुख्य कारण ये था कि भारत की सांप्रदायिक जो एकता थी वो बिल्कुल टूट गई थी और इन 22 से 26 के वर्षों में भारत के विभिन्न भागों में दंगे हो रहे थे और राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की कोई भी परिस्थिति जो थी वो नहीं बन पा रही थी। जैसे ही साइमन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई तो भारत के सभी दल जो थे, भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दल है ना, इस कमीशन के विरोध के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय किया और इसके बहिष्कार और इसके विरोध का मुख्य कारण ये था कि इस आयोग की नियुक्ति से भारतीय अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। एक्चुअली इस आयोग की नियुक्ति जो थी भारत के लिए एक नए संविधान के निर्माण करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी और भारतीयों की मुख्य शिकायत ये थी कि भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए इस आयोग का गठन किया गया है जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। हम भारतीयों के विरोध का मुख्य कारण ये था कि साइमन आयोग में किसी भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया था और भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, सभी दलों ने इसके विरोध करने का निश्चय किया, इसके विरोध करने का फैसला किया था। फिर आपने यह भी देखा था कि किस तरह से भारतीयों ने इस आयोग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन आयोग के सदस्य बम्बई उतरे तो उस दिन हड़ताल का आयोजन किया गया था और जहां कहीं भी आयोग के सदस्य गए, जिन प्रांतों में उनका दौरा हुआ, उन सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय किया था। उन शहरों में जिस दिन कमीशन के सदस्य पहुंच रहे थे वहां हड़ताल का आयोजन किया गया और इसके पीछे की मूल भावना ये थी कि साहब, इनको भारत के लोगों से मिलने ही नहीं दिया जाए, जिससे कि भारत के बारे में इनको सही, भारत के परिस्थिति के बारे में ये सही आकलन नहीं कर पाए। सच्चाई ये है कि जिन जिन शहरों में साइमन आयोग के सदस्य गए वहाँ इनका राष्ट्रीय दलों के द्वारा विरोध किया गया, इनको काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और ये पूरा का पूरा जो था ये विरोध का वातावरण था। हमने यह कहा कि साइमन आयोग ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है, गति प्रदान की है। तो ऐसा कहने के पीछे मेरा मुख्य कारण यह है कि आपने देखा था कि 22 से 26 के वर्षों में भारत की जो राजनीति है, एक तरफ गांधी जी जो हैं वो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। गांधी के जो कार्यकर्ता हैं, गांधी के जो लॉयल कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना सारा ध्यान उन्होंने अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगाया है। दूसरी ओर स्वराज्यवादी जो हैं वो विधायिकाओं में सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। 26 तक आते आते स्वराज्यों का प्रभाव भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि 26 के चुनाव में स्वराज्यों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी और इस तरह से भारत का जो राजनीतिक आंदोलन था एक तरह से बिखराव के कगार पर था। लेकिन 27 में, नवंबर 1927 में जैसे ही साइमन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई तो अब है ना, फिर से भारत के राष्ट्रवादियों में उत्साह की भावना का संचार हुआ। उनको लगा कि वो फिर से है ना, सड़कों की जो राजनीति है उसमें सड़कों की राजनीति का फिर से उनको अवसर मिलने वाला है और साइमन आयोग का जो विरोध हुआ, साइमन आयोग का जो बहिष्कार हुआ, उसमें भारत के युवा वर्ग की काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो इस तरह पिछले क्लास में हमने साइमन आयोग के बारे में जो चर्चाएं की थी उसको संक्षेप में आपके सामने रखने का काम किया है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। भारतीयों के विरोध के बावजूद साइमन आयोग के सदस्यों का 2 बार भारत दौरा हुआ। मतलब 1928 से 1930 के बीच में साइमन आयोग के सदस्य जो थे वो 2 बार भारत आए और अंततः मई 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है चूँकि आपने देखा है कि इसी आधार पर 1930 में, 31 में, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया और अंततः 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार किया गया है। और गोलमेज सम्मेलन में भी जो
विषय थे, गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्य एजेंडा था वो साइमन कमीशन की अनुशंसाएं ही गोलमेज सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था और इसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया। तो आइए हम साइमन कमीशन के अनुशंसाओं को, इसके द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसको भी देखें और जानें कि साइमन आयोग ने भारत में 1920 के बाद जो भारत की राजनीति और जिस तरह से भारत की राजनीति में बदलाव हुआ है उसको साइमन आयोग के सदस्यों ने किस रूप में स्वीकार किया और किस तरह की अनुशंसाएं भारत के सरकार के बारे में उनके द्वारा की गई। पहली जो उनकी प्रमुख अनुशंसा है वो अनुशंसा है भारत में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना। आपने देखा था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक विषय जो ज़्यादा महत्व के विषय थे उनको आरक्षित कहा गया और जो जन सरोकार से जुड़े हुए विषय थे या जन सरोकार से जुड़े हुए जो विभाग थे उनको स्थानांतरित कैटेगरी में डाला गया। इस तरह से प्रांतीय सरकार के विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित दो वर्गों में बांट दिया गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन जो था वो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से करता था। वहीं जो स्थानांतरित विषय थे उसका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। लेकिन साइमन आयोग की सिफारिश ये थी, साइमन आयोग ने कहा कि द्वैध शासन में कई कमियां थी और चूंकि भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था इसलिए साइमन आयोग ने सिफारिश की कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए और प्रांतों में पूरा का पूरा जो अधिकार है वो भारतीय मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया जाए। साथ ही एक बात और भी साइमन आयोग के द्वारा कही गई थी और यह बात और साइमन आयोग के द्वारा जो एक खास बात कही गई उसने कहा कि प्रांतों के गवर्नरों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो भारतीय मंत्रियों के निर्णयों की उपेक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि एक तरफ तो साइमन कमीशन यह कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन असफल रहा है और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया जाए, वहीं दूसरी ओर गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान करने की बात कह करके वह प्रांतीय स्वायत्तता को कमज़ोर करने जैसी बात है। ये जैसे ही गवर्नर को वीटो पावर दिया जाएगा तो गवर्नर जो है वो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की परवाह करेगा, भारतीय हितों की परवाह नहीं करेगा और लोकप्रिय मंत्रियों के जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उस पर उसको वीटो करने का अधिकार मिल जाएगा। इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता जो थी वो लगभग मजाक बन करके रह जाएगी। दूसरी बात जो साइमन आयोग के द्वारा कही गई वह है संघ शासन की स्थापना का भी स्थापना। साइमन कमीशन की अनुशंसा यह थी कि भारत में एक संघीय व्यवस्था को बनाया जाए, संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को और देशी रियासतों को सम्मिलित किया जाए। आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ तो सीधे अंग्रेजों के द्वारा शासित क्षेत्र थे जिनको ब्रिटिश प्रांत का नाम दिया गया है, वहीं दूसरी ओर लगभग 562-63 की संख्या में देशी रियासतें भी थी। तो इस कमीशन के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। इसने संघ सरकार की मांग को स्वीकार लिया था और इसका कहना था कि भारत जो है अटूट है, अखंड है और भारतीय संघ का निर्माण जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके किया जाएगा। तीसरी बात साइमन आयोग के द्वारा जो कही गई है साइमन आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया। साइमन आयोग का ये मानना था कि भारत में मताधिकार जो है अभी भी काफ़ी कम लोगों को दिया गया है और फिर धारा सभा कहने का मतलब है कि विधानसभाओं का विस्तार भी जरूरी है। आपने देखा कि 1926 के चुनाव में महज 3% लोगों को ही मताधिकार का अधिकार प्राप्त था और साइमन कमीशन की सिफारिश ये थी कि कम से कम 10% भारतीयों को मताधिकार का हक मिलना चाहिए। चूँकि लोकतंत्र को अगर भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होनी है तो इसी स्थिति में मताधिकार का विस्तार जो है वो काफ़ी अहम था और 10% लोगों को मताधिकार देने की सिफारिश की गई। इसके साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं के विस्तार की भी बात कही गई। कहने का मतलब था कि प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। साइमन आयोग के द्वारा जो चौथी
जो सिफारिश की गई वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर के थी। आप जानते हैं कि 1909 के जो मॉडले मिंटो सुधार कानून थे, उसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई थी। कहने का मतलब था कि कुछ ऐसे खास क्षेत्र थे जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही खड़े हो सकते थे और मुसलमानों को ही उनके लिए क्या करना था, वोट करना था। तो साइमन आयोग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को पूर्व जारी रखने का विचार किया। कहने का मतलब था कि 1909 से जो व्यवस्था भारत में चली आ रही थी, साइमन आयोग ने उसी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की और इसने इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में किसी भी तरह के बदलाव की अनुशंसा इसके द्वारा नहीं की गई। पांचवी बात जो साइमन कमीशन के द्वारा जो सिफारिश हुई वो है कि केंद्रीय शासन के क्षेत्र में अनुत्तरदायी सरकार की स्थापना। चूँकि भारतीयों की मांग ये थी कि केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन साइमन आयोग ने केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार की ही सिफारिश की और उसका कहना ये था कि केंद्रीय विधायिका जो है उसका जो केंद्रीय कार्यपालिका है जिसमें गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं, तो उन पर केंद्रीय विधायिका का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्रीय विधायिका जो है उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन साइमन आयोग ने इस बात को भी क्लियर किया कि भविष्य में केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है। उसने कहा कि रक्षा का प्रश्न जो है ये अहम है और जैसे ही रक्षा के प्रश्न का संतोषजनक समाधान निकल जाएगा तो भारत में केंद्रीय क्षेत्र में भी उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा साइमन आयोग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन की बात कही। केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन से आशय यह है कि आपने देखा कि साइमन आयोग में संघ शासन की स्थापना की बात कही गई थी और यहाँ साइमन आयोग की सिफारिश ये थी कि जब भारतीय संघ का निर्माण होगा तो उसमें ब्रिटिश शासित जो प्रांत हैं वह भी शामिल होंगे और देसी रियासतों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन का आशय यह था कि केंद्रीय विधानसभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उनको तब शामिल किया जाएगा जब वो संघ में शामिल होने को तैयार हों। इस तरह से केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन की बात भी कही गई। कहने का आशय यह है कि ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी और देसी रियासतों के प्रतिनिधि दोनों को मिला करके केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन किया जाएगा, जिससे कि भारत के सभी क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके अलावा साइमन आयोग ने एक और भी अनुशंसा की, यह है बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना। साइमन आयोग का सुझाव ये था कि संघ शासन की स्थापना के पूर्व एक बृहत्तर भारतीय परिषद का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत भी शामिल होंगे, देसी रियासत भी शामिल होंगे और इसके सदस्य जो है आपस में मिल करके अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को प्रमुखता से रख पाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य सिफारिशें भी साइमन आयोग के द्वारा की गई, जिसमें भारत मंत्री को सलाह देने के लिए भारतीय परिषद के गठन, भारतीय परिषद को बिल्कुल रखने की बात कही गई। चूँकि इधर इन वर्षों में भारतीय परिषद के बारे में लोगों की राय ये थी कि यह एक अनुपयोगी संस्था है, इस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है और इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो साइमन आयोग की अनुशंसा ये थी कि भारत परिषद को बनाए रखा जाए लेकिन उसकी शक्ति को कम किया जाए। इसके अलावा साइमन आयोग ने सेना के भारतीयकरण के पक्ष में भी अपना विचार रखा। इसके अलावा बर्मा को भारत से एवं सिंध को बम्बई से अलग करने की सिफारिश की और साथ ही एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की गई कि 1919 के अधिनियम में 10 वर्ष के उपरांत शासन के कार्यों की समीक्षा की जो बात कही गई थी, तो उस बात को भी अब खारिज किया गया। कहा गया कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा जैसी कोई बात अब आगे नहीं होगी। तो इस तरह आपने देखा कि साइमन आयोग के द्वारा कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई थी और इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो तैयार किया जाता है। रहा सवाल भारतीयों का, तो भारतीयों ने साइमन आयोग का पुरजोर विरोध किया था, आपने देखा था। और भारतीयों के विरोध का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों की 3 बातों को लेकर के भारतीयों की मुख्य शिकायत थी।
पहली बात तो ये थी कि औपनिवेशिक जो स्वराज्य की मांग थी भारतीयों की, वो नहीं मानी गई, तो भारतीय इस बात से काफ़ी नाराज़ थे। दूसरी बात, चूँकि आपने देखा था कि 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस का लक्ष्य जो था स्वराज्य को घोषित किया गया था, और भारतीय नेताओं की मांग थी कि उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, उनको औपनिवेशिक सुशासन का दर्जा मिले, उनको वो सारे अधिकार मिले जो इंग्लैंड के अन्य जो क्षेत्र हैं जिनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, तो उसी तरह के सुशासन का अधिकार भारतीय भी चाहते थे। तो ये मांग नहीं मानी गई, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। दूसरी बात थी कि केंद्रीय जो सरकार थी उसको अनुत्तरदायी ही रखा गया था, तो भारतीयों की मांग ये थी कि केंद्रीय स्तर पर भी उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। और तीसरी जो भारतीयों के विरोध का जो तीसरा प्रमुख कारण था वह यह था कि आपने देखा कि एक तरफ प्रांतीय स्वायत्तता की बात भी कही गई है, कहा गया कि द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा और प्रांतीय स्वायत्तता को बहाल किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर गवर्नर को विशेषाधिकार देने की बात भी कही गई थी, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता जो था वो मजाक बन करके रह जाता। तो इस तरह से आपने देखा कि भारतीयों ने इन तीन मुद्दों को लेकर के इस आयोग की अनुशंसाओं को बिल्कुल खारिज किया, और राष्ट्रवादियों ने इस जो साइमन आयोग का जो रिपोर्ट था इसको रद्दी कागज़ के ढेर में फेंकने के योग्य कहा था। भारतीयों की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी, लेकिन यहाँ एक बात को ध्यान में रखने की है कि प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कमीशन के द्वारा जो अनुशंसाएं की गई थी, अगर भारतीय नेता उन अनुशंसाओं को स्वीकार करते, अगर उसका स्वागत करते, तो शायद 1937 के पहले ही भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हो जाती और भारतीय जनता को काफ़ी राहत मिल सकती थी। तो इस तरह आपने देखा कि साइमन आयोग का गठन के उद्देश्य क्या थे, इसका उद्देश्य किन कारणों से किया गया था, इसके अलावा भारतीयों ने इसका क्यों विरोध किया, फिर आपने देखा कि विरोध के तरीके क्या थे, इसके अलावा आपने यह भी जाना कि साइमन आयोग की अनुशंसाएँ क्या थी, साइमन आयोग के द्वारा किन किन बातों की सिफारिश की गई थी, और सबसे अंत में देखा आपने कि भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, और फिर भारतीयों की प्रतिक्रिया जो थी इसके है ना, इससे आप अवगत हो सके हैं। अब आइए हम नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर चर्चा करें। एक्चुअली साइमन आयोग और नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसको अलग अलग जब आप दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है तो इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा देखा जाए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको समझने का प्रयास किया जाए। जिस समय सभी राजनीतिक दल साइमन आयोग की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, तो उसी समय जो भारत सचिव हैं, बर्किनहेड नाम है उनका, तो बर्किनहेड साहब ने भारत के लोगों को एक चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो हैं साइमन आयोग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों में ये क्षमता नहीं है कि वो है ना एक सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके उसको ब्रिटिश संसद में पेश कर सके। उनका कहना ये था, एक्चुअली बर्किनहेड जो थे घोर साम्राज्यवादी थे, और उनकी धारणा यह थी कि भारत में इतने जातिगत और धार्मिक विभेद हैं कि भारत के लोग जो हैं किसी एक बात पर सहमत हो ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी थी कि आप सब मिल करके है ना सर्वसम्मति से भारतीय विधान का निर्माण करें, भारत के एक संविधान का निर्माण करें और उसको ब्रिटिश संसद में आप सौंपें। चूँकि भारतीय नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था, इसलिए बर्किनहेड साहब ने इस तरह की चुनौती रखी थी भारतीयों के सामने, और उनको इस बात की पूरी समझ थी चूँकि 1926-27 के साल को आपने देखा है, जब भारत जो था धर्म के आधार पर बिल्कुल टूटा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहे थे। तो इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया, और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में है ना, खास करके फरवरी 1928 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और जितने भी प्रमुख दल थे उन सभी दलों के नेता जो थे इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे, और यह निर्णय हुआ, और निर्णय ये हुआ था कि
उत्तरदायी सरकार, भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक कानून का निर्माण किया जाए और अगले 2 महीने तक ये सर्वदलीय सम्मेलन की 25 बैठकें हुई और अंततः बम्बई में यह तय हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जो है भारत के लिए एक सर्वसम्मति से संविधान के निर्माण का कार्य करेगी। मतलब कि एक सर्वसम्मत संविधान के निर्माण करने का दायित्व जो था वो मोतीलाल नेहरू कमेटी को सौंपा गया था। मोतीलाल नेहरू कमेटी के जो अन्य प्रमुख सदस्य थे तो इन सदस्यों में जो महत्वपूर्ण नाम हैं उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक प्रतीत होती है। तो इसमें जो सर तेज बहादुर सप्रू साहब, अली इमाम साहब, इसके अलावा आपने देखा शोएब कुरैशी हैं इसमें शामिल है, शोएब कुरैशी साहब को शामिल किया गया है इसमें, GR प्रधान को शामिल किया गया इस कमेटी में, सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू को इसका सदस्य सचिव घोषित किया गया। तो इस तरह से इस कमेटी ने, और इस कमेटी को ये निर्देश भी दिया गया था कि 3 महीने में ये क्या करे कि अपना संविधान का निर्माण का कार्य करे और फिर ये कांग्रेस के पास रखा जाएगा, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और वहाँ सारे नेताओं से इसके बारे में सहमति ली जाएगी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई और कमेटी ने अपना काम बखूबी किया और 3 महीने के भीतर इसने अपना रिपोर्ट जारी किया। तो ये नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है, इसमें जो अनुशंसाएं की गई है उन अनुशंसाओं को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट में जो पहली बात कही गई वो है औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। नेहरू कमेटी, यद्यपि जो भारत के युवा वर्ग के जो लोग थे, जो भारतीय युवा थे, जिसमें खासकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तो ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन जो अन्य नेता थे उन्होंने सर्वसम्मति से तय किया कि औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग जो है, ये नेहरू कमेटी रिपोर्ट के द्वारा ये पहली सिफारिश की गई थी। यहाँ औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब था कि भारत की सरकार जो है उसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए और उसका भी उसके साथ भी वैसा ही सलूक हो जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और कनाडा की सरकारों के साथ होता है। मतलब कि उनको पूरी की पूरी स्वायत्तता दी जाए शासन में और प्रशासन के मामलों में। इसके अलावा नेहरू कमेटी रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। आपने देखा था कि द्वैध शासन की समाप्ति के बाद प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की बात हो रही थी और यहाँ उत्तरदायी शासन का मतलब था कि प्रांतीय कार्यपालिका जो है प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। तो इस तरह की सिफारिश नेहरू कमेटी रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसके अलावा केंद्र और प्रांतों में शक्ति के विभाजन की बात कही गई। आप जानते हैं कि वर्तमान में भी शासन की शक्तियों को बांटा गया है। केंद्र के जो विषय हैं वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और प्रांतों के विषय जो है वो प्रांतीय सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर विषयों का बंटवारा नहीं होगा तो प्रशासन में काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में जो शक्ति का पृथक्करण हो, अलग अलग विभागों का स्पष्ट ब्यौरा हो और अपने अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए उनको जिम्मेदार बनाया जाए। चौथी बात थी कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी नेहरू कमेटी रिपोर्ट में। आपने देखा था कि साइमन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था को ही बनाए रखने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ नेहरू कमेटी रिपोर्ट में केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई और कहा गया कि साहब वायसराय की भूमिका जो है एक संवैधानिक प्रधान की होगी और भारतीय मंत्रियों के सलाह और परामर्श से ही वो देश के शासन को चलाएं, तभी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के बारे में भी बात की गई। कहा गया कि साहब ये केंद्रीय जो विधानसभा होगी वो द्विसदनात्मक होगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कही गई है। एक उच्च सदन होगा और दूसरा निम्न सदन होगा। जहाँ तक उच्च सदन का सवाल था तो कहा कि उच्च सदन जिसको वर्तमान में आप राज्यसभा के रूप में जिसको आप समझ सकते हैं वो राज्यसभा ही था। तो उच्च सदन जो है उसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और उसके सदस्यों की संख्या 200 तय की गई। वहीं निम्न सदन जो था उसके सदस्यों की संख्या 500 तय की गई और कहा गया कि यहाँ चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंत की सिफारिश की गई। नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को ख़त्म करने की बात कही। उसने कहा कि 1909 के मॉडल रिफॉर्म एक्ट के द्वारा जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, इससे अल्पसंख्यक समुदायों, एक तो है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो इससे क्या है कि पृथकत्व जो अलगाव का अनुभव करते हैं, तो इसमें नेहरू कमेटी रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन की बात कही गई थी। हाँ, यह जरूर व्यवस्था थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, मुसलमान जितनी आबादी में हैं उनको उसी हिसाब से सीटें आरक्षित की जाए और उनके जो सामाजिक, उनके जो सांस्कृतिक हित हैं उनके संरक्षण का प्रयास भी होगा, ऐसा नेहरू कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने की बात कही गई और 19 मौलिक अधिकारों को वहाँ गिनाया गया था और जितने मौलिक अधिकार आज आपको मिले हुए हैं उन सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है नेहरू कमेटी रिपोर्ट में की गई थी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट की काफ़ी महत्वपूर्ण अनुशंसा है। इसके अलावा देसी रियासतों के बारे में भी, देसी रियासतों का भविष्य क्या होगा, देसी रियासतों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी बताई गई थी और कहा गया था कि अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में देसी रियासतों का विलय भारत सरकार के साथ होगा और देसी रियासतों में भी प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की सिफारिश भी नेहरू कमेटी रिपोर्ट में की गई और कहा गया कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय की स्थापना की जाए और इसी के तहत आपने देखा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान को अलग करने की बात थी, सिंध को बम्बई से पृथक करने की बात थी और फिर बलूचिस्तान को भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। तो इस तरह से नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने भारत की जो जनता की जो आकांक्षाएं थी, भारत की जनता की समस्याओं का समाधान जिस तरह के प्रशासन से हो सकता था उसका एक प्रारूप तैयार किया और ब्रिटिश सरकार के सामने उस प्रारूप को रखने का प्रयास किया गया। लेकिन एक दिक्कत ये है यहाँ कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जो अंत किया गया तो इससे मुस्लिम समुदाय जो था वो बहुत संतुष्ट नहीं था। खास करके मुसलमानों का जो वैसा वर्ग जो पृथकतावादी सोच रखने वाला वर्ग था, तो उसने इस मोतीलाल नेहरू कमेटी के रिपोर्ट को यहाँ खारिज किया। उनकी दलील ये थी और इसके खारिज होने के पीछे का कारण भी था। नेहरू कमेटी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है अगर इसको जारी रखा जाएगा तो इससे समस्याएं जो हैं वो और भी बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इन्होंने इसको खारिज किया था। मुख्य जो मुस्लिम जो नेता थे या जो मुस्लिम लीग था तो उसकी मांग ये थी, पहली बात तो यह है कि एक तरफ मुसलमानों का जिन प्रांतों में बहुमत था और जहां हिंदू अल्पमत में थे और दूसरी स्थिति वैसी स्थिति है जहां मुसलमान अल्पमत में हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो एक तरफ मुसलमान जो थे वो वैसे प्रांतों में जहां उनका अल्पमत था वहां तो वो अपने आबादी के हिसाब से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे और वही अधिकार वो हिंदुओं को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर के नेहरू कमेटी रिपोर्ट को मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अस्वीकार किया और जिन्ना ने इसके प्रत्युत्तर में अपने 14 सूत्र रखे और जिन्ना का कहना यह था कि जब तक उनके 14 ऑब्जेक्शन हैं इनको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक वो नेहरू कमेटी रिपोर्ट या सर्वदलीय जो रिपोर्ट है उससे वो सहमत नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर भारत के जो कट्टर जो हिंदूवादी ताकतें थी तो उनका कहना यह था कि जिस तरह से मुसलमानों को, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहां उनको आबादी से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो यही ऐसी ही स्थिति हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि साइमन कमीशन और नेहरू कमेटी रिपोर्ट है ना, इस दोनों ने एक तरफ साइमन
आयोग के दौरान भारतीयों ने बिल्कुल साइमन आयोग का बहिष्कार किया, साइमन आयोग का विरोध किया और वो आंदोलन जो है नकारात्मक आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। यद्यपि उसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। भारतीय राजनीति को है ना, भारतीय राजनीति जो बिल्कुल निराशा के माहौल में थी, तो वहाँ उसने आशा का संचार किया, लोगों ने एकजुटता दिखाई। लोग जो जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बटे हुए थे, जैसे ही साइमन आयोग की नियुक्ति की घोषणा हुई, भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में एकजुटता दिखाई पड़नी शुरू हुई और सब लोगों ने मिलकर के साइमन आयोग का विरोध किया। वहीं नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भारत की जनता की जो आकांक्षाएं थी सरकार के बारे में, उसके बारे में चर्चा की गई। नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो अगर सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका तो इसके पीछे सांप्रदायिक तत्वों का हाथ माना जाएगा। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर थोड़ा समन्वय का अगर प्रदर्शन करते तो शायद इसके बारे में कोई बेहतर फैसला हो सकता था। तो इस तरह से आपने साइमन कमीशन और नेहरू कमेटी रिपोर्ट को जाना है और फिर आगे है ना इसको हम कंटिन्यू करेंगे जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।